लाइफ हिस्ट्री ऑफ हैनीमैन में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों का छूटा हुआ है वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। ओके। और सब कुछ अरेंज कर दिया गया है। पहले अरेंज सही से नहीं था, टाइम लग रहा था। अब सब कुछ अरेंज आपको मिलेगा। ऑर्गेनन का जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है आपको ऑर्गेनन के फोल्डर में मिलेगा। सबसे नीचे में कंटेंट में, कोर्स में जाइएगा, कंटेंट में जाइएगा, सबसे नीचे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का फोल्डर बना हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल खत्म हुआ था, क्योंकि रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है। हैनीमैन अपने स्कूल में सबके फेवरेट थे, अपने जूनियर सीनियर एंड टीचर्स के भी। उनके पिताजी उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे क्योंकि गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है। उनका एजुकेशन बहुत ही गरीबी में बीता। उनके टीचर जो उनका बहुत ही हेल्प किए, ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट था। और किसी को ये डाउट था, देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट किया है कि हैनीमैन का फर्स्ट मैरिज जो है उसका डेट क्या है, कंफर्म करने के लिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि किस एज में स्कूल गए थे। प्रिंस स्कूल वो 16 साल के एज में ही गए थे। ठीक है, ये कंफर्म है। एंड साथ में जो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, उनसे उनका जो शादी हुआ था, मैरिज हुआ था, उसका जो डेट है 17। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 17 नवंबर, यही सही डेट है। ठीक है। फर्स्ट मैरिज हैनीमैन का 17 नवंबर, ये सही डेट है। एंड ईयर वाज 1782। ओके। और उनकी फर्स्ट वाइफ उनसे 9 ईयर छोटी थी, 9 साल छोटी थी। एंड सेकंड ईयर उनसे 40 साल, सेकंड वाइफ उनसे 40 साल छोटी थी। नेक्स्ट, अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुशहाल तरीके से वो रहते थे। उनका फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क जो था ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस सोर। ओके। उनका फर्स्ट राइटिंग, हैनीमैन का फर्स्ट राइटिंग वाज a consideration on etiology and therapeutics of spasmodic affection। ये सही है कि गलत है, यस और नो? फर्स्ट राइटिंग यही था जो हम बोले कि नहीं था? बताइए आप लोग, यस और नो? द फर्स्ट राइटिंग ऑफ हैनीमैन वाज a consideration on etiology and therapeutics of spasmodic affection। यस और नो? फर्स्ट राइटिंग यही था कि नहीं? नहीं, बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। सही आंसर नहीं है। फर्स्ट राइटिंग कुछ और है। फर्स्ट राइटिंग है द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। जब वो अपने स्कूल से जा रहे थे, स्कूल छोड़ते समय उन्होंने लिखा था। द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड वाज द फर्स्ट राइटिंग ऑफ हैनीमैन। एंड द एमडे थीसिस वाज कंसिडरेशन ऑन थेराप्यूटिक्स एंड एटियोलॉजी ऑफ स्पाज्मोडिक अफेक्शन। ये था उनका। यूनिवर्सिटी था लैंगन यूनिवर्सिटी, 1779 में। ओके। एंड फर्स्ट राइटिंग 1775 में। ठीक है। फर्स्ट मेडिकल वर्क स्क्रोफुलस सोर पे था। ठीक है। इन 1785 ही पब्लिश्ड अ वैल्यूएबल ट्रांसलेशन ऑफ। 1785 में उन्होंने ये चीज कहीं किसी गाइड बुक में हमको तो नहीं दिखा, आर्ट ऑफ डिस्टिलिंग लिकर। ठीक है, उनके बायोग्राफी से लिया गया है। आर्ट ऑफ डिस्टिलिंग लिकर, ये एक ट्रांसलेशन किया उन्होंने
केमिस्ट्री बुक का, वहाँ पे वो केमिस्ट्री ज़्यादा, केमिस्ट्री में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आया था। गवर्नमेंट में डेसाऊ में, देखिए डेसाऊ में बताया गया था ना, केमिस्ट्री के बारे में वो ज़्यादा नॉलेज लिए थे वहाँ पे। और वहीं पे उनकी फर्स्ट वाइफ से मुलाकात भी हुई थी डेसाऊ में। गवर्नमेंट में उनका एज ए फिजिशियन बहुत ही फेमस हुए थे। द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड नाम था, द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। ओके। फैमिली लाइफ उनका बहुत खुशहाल था। देखिए नेक्स्ट, एट दैट टाइम प्रैक्टिसिंग हाइजीनिक हैबिट्स, उस समय हाइजीनिक हैबिट्स बहुत लोग, बहुत ही कम लोग यूज करते थे, अपनाते थे, हाइजीन कम अपनाते थे। इसलिए हैनीमैन ने इसको ऑब्जर्व किया और एक्सरसाइज करना, ओपन एयर में वॉकिंग करना, ये सब का बेनिफिट्स उन्होंने बताया। हाइजीन का बेनिफिट्स हैनीमैन ने वहाँ के लोगों को बताया। कोल्ड वाटर का क्या फायदा होता है, ये सब हैनीमैन ने वहाँ के लोगों को बताया। और वहाँ के मोड ऑफ प्रैक्टिस से वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे, ये तो हम लोग कल डिस्कस किए हैं। मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट से, एलोपैथिक ट्रीटमेंट का जो क्रूअल मेथड था उससे बहुत ही वो डिससेटिस्फाइड थे। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हुफलैंड वहाँ का बहुत ही फेमस डॉक्टर था, एलोपैथिक फिजिशियन। उन्होंने उनको लेटर लिखा था कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट को बदलने की जरूरत है, एंड ग्रेट नेसेसिटी ऑफ ए रीजनरेशन, मतलब एक नया ट्रीटमेंट का मोड लाने का जरूरत है, क्योंकि जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा था, दैट वाज अ वेरी क्रूअल मेथड। ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, हैनीमैन हमेशा अपने उम्र में ज़्यादातर वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे, जहाँ जहाँ उनको प्रोग्रेस दिखा उनको। ओके। डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम, फास्ट थोड़ा मूव कर रहे हैं। ट्रीटाइज ऑन मटेरिया मेडिका, ये था 1790 में, उन्होंने पुलिस मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट किया। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसमें बताया गया था कि सिंकोना बार्क का जो इफेक्ट होता है इंटरमिटेंट फीवर पर, उसके बिटरनेस के कारण ही होता है। ठीक है। उन्होंने 4 ग्राम्स ऑफ चाइना बार्क लिया उसको प्रूव करने के लिए, तो उनको वो ऑब्जर्व किए, वो सही चीज था कि सिंकोना बार्क का जो बिटरनेस होता है उसी के कारण वैसा सिम्टम प्रोड्यूस करता है। जैसा सिम्टम जो मेडिसिन प्रोड्यूस करेगा, जो भी ड्रग प्रोड्यूस करेगा, वो वैसे सिम्टम वाले डिजीज को क्योर भी करेगा। वो समझ चुके थे, और उससे वो प्रिंसिपल एक्सट्रैक्ट किए, क्या, लाइक्स क्योर लाइक। इसका मतलब था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर वाज अ प्रिंसिपल, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर इज अ प्रिंसिपल, एंड इसका मतलब है लाइक क्यूर्स लाइक। ठीक है। ये लैटिन वर्ड सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर इज अ प्रिंसिपल बिहाइंड द mode of homeopathic treatment, and it means like cures like. Okay. अब आप देखिएगा यहाँ पे एक चीज आपको हम बताते हैं, किसी किसी आपको दिखेगा, किसी किसी एमसीक्यू बुक में आपको दिखेगा, एमसीक्यू बुक में आपको दिखेगा ये जो क्यूरेंटर है ना, क्यूरेंटर का जो स्पेलिंग है, कहीं कहीं लिखा रहेगा CURE, नहीं ए। समझ गए? आर के बाद यहाँ जो ई है ना, वहाँ पे ई नहीं ए रहेगा। तो ये जो टर्म है, ये हिप्पोक्रेट्स ने यूज किया था, आपको ये याद रखना है। ये एक हम देखे हैं एमसीक्यू बुक में, हिप्पोक्रेट्स। पूछा जाएगा कि क्यूरेंटर किसने बताया, किसका टर्म है, एंड क्यूरेंटर किसका टर्म, RA। ये जो ई है, इसके बदले में ए, वो भी एक क्यूरेंटर ही, उसका भी मतलब वही है। वो दिया गया था हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, हिप्पोक्रेट्स ने उसको कॉइन किया था उस टर्म को, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है। हिप्पोक्रेट्स ऐसे याद रखना, हिप्पोक्रेट्स में RA मिलेगा आपको, हिप्पोक्रेट्स के स्पेलिंग में, हिप्पोक्रेट्स के स्पेलिंग में मिलेगा ना। देखिए OC, हिप्पोक्रेट्स का स्पेलिंग यही होता है ना। तो हिप्पोक्रेट्स में भी RA है ना, और यहाँ भी RA होगा। ओके चलिए, नेक्स्ट है कि उन्होंने बहुत सारे पॉइजनिंग केसेस को, ही कलेक्टेड हिस्ट्रीज ऑफ पॉइजनिंग केसेस टू प्रूव फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ रेमेडी। मतलब वो जो समझे थे कि जो भी पॉइजन होगा, पॉइजनिंग केसेस को उन्होंने स्टडी किया, ये देखने के लिए कि पॉइजन का इफेक्ट क्या होता है। ओके। यूज टू सेंड हिज चिल्ड्रन इनटू फील्ड्स टू कलेक्ट हैंडबेन
बहुत सारा पॉइजनस प्लांट्स को कलेक्ट करते थे वो, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व कर लिया। ओके। और जो भी इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स वो ऑब्जर्व किए, उससे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उनको मिला। ओके। इन 1796 एशियन न्यू प्रिंसिपल लिखा गया आर्टिकल उनके द्वारा, और ये बना फर्स्ट प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। द सेकंड प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन वाज मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहां से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 1790 से लेकर 1805 तक होम्योपैथी का बर्थ स्टार्ट हुआ था, बट द एग्जैक्ट ईयर इज 1796। ओके, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हेल। लाइफ एट टॉरगो, लाइफ एट टॉरगो इन 1804 ही फाइनली सेटल इन टॉरगो फॉर होल 7 ईयर्स। जैसे जैसे उनका एज बढ़ता गया, 1804 में तो उनका एज तो ज्यादा हो गया था ना, 49 ईयर हो गया, तो वो 7 ईयर्स के लिए टॉरगो में रुक गए। ओके। फ्रॉम 1804 टू 1811 ही कमेंस टू राइट इंपोर्टेंट एसे वन बाय वन। बहुत सारा ऐसे लिखे। तो 1805 में ही तो था मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी एक ऐसे ही था। एट टोरगो एवरी इंच ऑफ डिटेल्स ऑफ हिज न्यू सिस्टम मेडिसिन वर गेटिंग इन शेप। मतलब वहां पे उनको बहुत ही फायदा मिला होम्योपैथी के बर्थ में। इन 1805 फ्रेगमेंटा नाम का बुक उन्होंने लिखा। फ्रेगमेंटा, फ्रेगमेंटा मेटेरिया मेडिका होता है कि रिपट्टी होता है, आप लोग बताइए। फ्रेगमेंटा में मेटेरिया लिखा है कि रिपट्टी का बुक है, ये कि मेटेरिया का बुक है? बताइए बताइए जल्दी। हाँ बोथ है, ठीक है। दोनों होता है, मेटेरिया नहीं, दोनों होता है, मेटेरिया रिपट्टी दोनों। देखिए इसमें टोटल 27 मेडिसिन इंक्लूड किया गया है, टोटल 27। इसमें एकोनाइट भी है, बेलाडोना भी है, ड्रोसेरा भी है, इग्नेसिया भी है, पल्स भी है ना। टोटल 27 मेडिसिन उन्होंने इसमें इंक्लूड किया फ्रेगमेंटान। ठीक है, टोटल 27 मेडिसिन, फ्रेगमेंटा में 27। थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज में कितना मेडिसिन था? अब आप लोग बताइए, नेहा जी बताइए आप लोग, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज में कितना ड्रग था? 47, वेरी गुड, ठीक है, 47 था। एंड साथ में एक और बचा अब MMP, मतलब मेटेरिया मेडिका क्यूरा, सब हैनीमैन का राइटिंग है। उसमें कितना ड्रग था, ये साथ में ही आप लोग को याद रख लेना है। 67, ठीक है, बहुत ही इजी है। देखिए फ्रेगमेंटा में 27, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज में 47, एंड MMP में 67। मतलब 20-20 बढ़ता चला गया। यहाँ 27, यहाँ पे 47, और यहाँ पे 67। याद रखना आप लोगों को। देखिए ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, बढ़ता गया तो अल्फाबेटिकली भी तो बढ़ता जा रहा है, नहीं सॉरी ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं याद रखना है। फ्रेगमेंटा में 27 मेडिसिन, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज में 47, एंड MMP में 67। MMP में 67 मेटेरिया मेडिका प्यूरा, मेटेरिया मेडिका प्यूरा उसका फुल फॉर्म। Then came medicine of experience. It was the second precursor of, which was the precursor of organal. ये भी second precursor of organal बना, 1805 में जो लिखा गया। Then followed by organal in 1810, 1810 में organal का फर्स्ट एडिशन लिखा गया। एंड 1811 में मेटेरिया मेडिका प्यूरा को लिखा गया। 1811 में मेटेरिया मेडिका प्यूरा को लिखा। By the first decade of 19th century, his wandering had ceased. मतलब 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड तक वो घूमना फिरना बंद कर दिए थे, एक जगह पे सेटल हो चुके थे। ठीक है, क्योंकि उनको मिल चुका था जो वो चाहते थे, जो उनको करना था, मिल चुका था। रिटर्न टू लिप्सिक, देखिए 1812 में ही मूव बैक टू लिप्जिग विद न्यू कॉन्फिडेंस एंड चीफ इंटेंशन ऑफ अपोजिंग द एलोपैथिक फाउंडेशन। वो वापस लिप्जिग चले गए और एलोपैथिक फाउंडेशन को अपोज करना स्टार्ट किया, न्यू कॉन्फिडेंस के साथ गए, क्योंकि उनको एक अल्टरनेट तरीका मिला हुआ था। ही ऑब्टेन्ड अ टीचिंग पोस्ट एज अ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल। टीचिंग पोस्ट के टीचिंग के पोस्ट पे वो ज्वाइन किए।
शुरू में तो उनके स्टूडेंट्स उनके लेक्चर्स को अटेंड किए, बट सुन ड्यू टू हिज अनकंट्रोल एंड बिटर असॉल्ट्स ऑन मेडिकल मेथड्स ऑफ दैट टाइम, स्टूडेंट्स फाउंड हिम कंफ्यूज्ड एंड डिसकंटिन्यूड। मतलब वो तो एक नया प्रिंसिपल था ना, उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया, और साथ में एलोपैथी को वो क्रिटिसाइज भी करते थे, एलोपैथी को क्रिटिसाइज भी करते थे, जिसके कारण उनके स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे एंड डिसकंटिन्यू, मतलब उनसे पढ़ाई करना भी छोड़ दिया, उनके लेक्चर को डिसकंटिन्यू किया। ओके, शुरू में तो उनका लेक्चर बहुत ही अच्छा गया, बट धीरे धीरे सबने उसका उनका साथ छोड़ दिया। नेक्स्ट, इवेंचुअली हिज पोजीशन यूनिवर्सिटी बिकेम वीक, और धीरे धीरे उनका पोजीशन भी वीक होता चला गया। ही हैड टू सफर रथलेस अटैक ऑफ मिस ट्रीटमेंट अपॉन हिम एंड होम्योपैथी बाई ऑर्थोडॉक्स माइंड। मतलब एलोपैथिक माइंड जो था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो करते थे, एलोपैथिक के जो फॉलोअर थे, उनके साथ मिस ट्रीटमेंट भी किया। वो नहीं मानते थे, वो तो मतलब वो एक नया प्रिंसिपल तो लाए भी थे, और साथ में एलोपैथी को क्रिटिसाइज भी करते थे, बताते थे कि दिस इज अ वेरी क्रूअल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। कंटिन्यूअस सपोजिशन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन एंड गवर्नमेंट अबाउट सेल्फ डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स मेड हिज लाइफ इन लिविंग ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल। उसके बाद कंटिन्यूअस अपोजिशन उनको मिलता गया मेडिकल प्रोफेशन का, और उसका उनका लाइफ इनटॉलरेबल हो चुका था। बाय द एंड ऑफ 1820 ही हैड टू लीव लिप्जिग। लेकिन 1820 तक आते आते उनको लिप्जिग छोड़ना भी पड़ा, है ना। 1812 में आए, 1820 में लिप्जिग छोड़ के चले गए। ठीक है। उसके बाद देखिए कोथेन में, कोथेन में वो अपना काम आगे बढ़ाए। ही ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम ड्यूक फॉर अ पोजीशन इन कोथेन एंड मूव देयर इन जून 1821। मतलब उनको कुछ अप्रूवल भी मिला, उनका काम थोड़ा आगे बढ़ा। दिस डिग्री डिग्री ऑल्सो परमिटेड हिम टू डू एग्जैक्टली व्हाट ही हैड बीन रिफ्यूज इन लिप्जिग। जो लिप्जिग में उनको उनका रिफ्यूज हो चुका था, वहां पे परमिशन मिला कोथेन में। ही लिव्ड इन कोथेन विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे 14 साल तक कोथेन में। 1821 से लेकर 1835 तक 14 साल तक वो वहां रहे। ठीक है। देखिए जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा, हैनीमैन का लाइफ कंप्लीट होगा, लाइफ हिस्ट्री, उसके बाद हम एक पेज पे सब कुछ समराइज करके लिख देंगे कि किस टाइम से किस टाइम तक वो कहाँ थे, और किस टाइम से किस टाइम तक वो कहाँ थे और क्या कर रहे हैं। एक ही पेज में आ जाएगा सब कुछ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑन द अदर हैंड ही कंटिन्यू टू पब्लिश एसे। वो अपना एसे लिखते गए, बुक्स लिखते गए, पब्लिश करते गए, ऑर्गेनल लिखते गए, मटेरियल मेडिका पूरा लिखते गए, है ना। एसे में क्या क्या था, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस था, है ना। और क्या था शुरू में, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस 1805 में था, और 1796 में था, क्या था वो, फर्स्ट प्रिकर्सर, एशियन न्यू प्रिंसिपल, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिकर्सर जो था, एशियन न्यू प्रिंसिपल उन्होंने लिखा। फिर मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस लिखा, ऑर्गेनन लिखा, फ्रेगमेंटा लिखा, मेटेरिया मेडिका प्यूरा लिखा, है ना। 1828 में थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज भी लिखा। He explained that causes of the chronic disease are planted entirely upon three ancient dyscrasia. थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज में सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस के बारे में उन्होंने चर्चा किया। इस माइजम थ्योरी प्रोवोक्ड ग्रेट कंट्रोवर्सी अमंग दिस फॉलोअर। यह भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पार्ट था उनके राइटिंग का। उसके बाद देखिए, ये सब जो थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा इसके आगे, जब उनका उस टॉपिक का हम लोग बात करेंगे, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज का। और उनकी वाइफ का डेथ देखिए किस तरह से होता है। 48 ईयर्स पे शी हैड बीन हिज फेथफुल कंपेनियन, बहुत ही उनका साथ दिए उनकी वाइफ, इन हिज ऑल वंडरिंग्स में भी साथ दिए, सपोर्टिंग हिम इन हिज स्टडीज, उनके पढ़ाई में साथ दिए, एंड ऑलवेज टेकन केयर फॉर हिम एंड फैमिली। बहुत ही अ, बहुत ही फायदा हुआ उनके वाइफ से उनको, है ना। बहुत ही फेथफुल कंपेनियन थे उनके। एट द एज ऑफ नियरली 67 ईयर्स, हैनीमैन्स वाइफ डाइट ऑन 31 मार्च ऑफ 1830। ठीक है। शी वॉज इल विथ लीवर एब्सेस। हैनीमैन, ये सॉरी, हैनीमैन की वाइफ का डेथ कैसे हुआ, लीवर एब्सेस दैट बॉस टू द लंग्स। लीवर एब्सेस से डेथ हुआ। एज कितना था, 67। ठीक है। 31 मार्च का डेथ हुआ।
उसके बाद सेकंड मैरिज, आफ्टर द डेथ ऑफ द वाइफ ही हैड कंटिन्यू टू लिव अ वेरी क्वाइटली इन द हाउस एट कोथेन। कोथेन में वो बहुत ही क्वाइटली रहे, वेल टेकन केयर ऑफ बाय हिज डॉटर्स। उनकी डॉटर्स तो उनके साथ थी, वो केयर करते थे हैनीमैन का। डिवोटिंग हिज टाइम टू हिज लार्ज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहे एंड मेडिकल रिसर्च करते रहे। ऑन द 8th October 1834, a young, attractive and well-connected French artist lady paid him a surprise visit in Cothen। मतलब फिर से उनको एक बर्स्ट टू द लंग्स का मतलब फट गया, एब्सेस फट गया, यही इसका मतलब हुआ। बर्स्ट टू द लंग्स का मतलब एब्सेस फट गया, ठीक है। लंग्स उससे डिस्ट्रक्ट, लंग्स का डिस्ट्रक्शन हो, ठीक है। देन ऑन 8th October 1834, 8 अक्टूबर को, ठीक है, कोथेन में वो फिर से एक यंग अट्रैक्टिव लेडी से मिले। हर नेम वाज मैरी मेलानी गोहियर, डी हरविली गोहियर, मेलानी। हम लोग इनको मेलानी के नाम से जानते हैं, स्मॉलेस्ट नेम मेलानी, ठीक है। ये उनका इमेज है। सी वाज 40 years यंगर, ये हैनिमैन से 40 साल छोटे थे। बिकेम हिज पेशेंट, वो उनकी पेशेंट थी, देन हिज होम्योपैथिक स्टूडेंट एंड देन हिज लवर, है ना। पहले पेशेंट बनी, फिर स्टूडेंट एंड देन लवर। सो ऑन द 28th January 1835 दे गॉट मैरिड इन कोथेन। देखिए, 28 जनवरी को उनका, उनकी दूसरी शादी हुई। देन दे मूव टू पेरिस ऑन 7th June 1835। फिर से वहां से पेरिस गए 1835 में, ठीक है। द लास्ट प्रैक्टिसिंग ईयर्स, हैनीमैन लिव्ड हिज फाइनल ब्लिसफुल हैप्पी 8 years ऑफ हिज लाइफ एट पेरिस। लास्ट टाइम वो पेरिस में ही रहे, ठीक है। एस्टैब्लिश हिज मेडिकल प्रैक्टिस विद हिज यंग वाइफ, यंग वाइफ के साथ फिर से वो अपने मेडिकल प्रैक्टिस पे ध्यान दिए, उसको आगे बढ़ाए। मेलानी नेवर लेफ्ट हिज साइड, ये मेडिकल प्रैक्टिस एलोपैथिक नहीं, होम्योपैथी है। मेलानी नेवर लेफ्ट हिज साइड, मतलब मेलानी भी उनकी बहुत ही फेथफुल रही, बहुत ही हेल्पफुल रही। शी मास्टर्ड हिज केस बुक्स, ऑल द सिम्टम्स एंड मोस्ट अनसर्टेन नोट्स ऑफ मेटेरियल मेडिकल। मतलब उनका जो भी वर्क था उसमें बहुत ही साथ दी, सेकंड वाइफ भी उतनी ही हेल्पफुल थी। शी बिकेम ए लिविंग कलेक्शन ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। मतलब कलेक्शन करती थी जो भी उनका वर्क था। हैनीमैन एस्टेब्लिश द स्मेलिंग रेमेडीज एंड द एलएम पोटेंसी, एलएम पोटेंसी का भी उन्होंने डिस्कवरी किया, है ना, एज सेंट्रल पिलर्स ऑफ हिज प्रैक्टिस इन पेरिस। मतलब एलएम, एलएम पोटेंसी भी उनका एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था पेरिस में। हिज लास्ट ईयर्स वर फिल्ड विथ एक्सपेरिमेंट्स ऑन डोज। लास्ट ईयर उन्होंने डोज पे वर्क किया, पोटेंसी पे वर्क किया एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडीज पे वर्क किया, ओके। अब यहाँ देखिए, द लास्ट इलनेस एंड डेथ। लास्ट इलनेस एंड डेथ, अराउंड 15th April 1843, around 15th April 1843 was attacked by the bronchial catarrh, है ना। उनको, उनका डेथ कैसे हुआ, ब्रोंकियल कैटर से, है ना। मेमोरेबल वर्ड्स बाय हिम इन डेथ बेड विद सिंसियरिटी। डेथ बेड पे उनका जो वर्ड्स था, गॉड ओज मी नथिंग बट आई ओव्ड ओ गॉड मच, ये ऑल। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये एक इंग्लिश सेंटेंस ही है, इंग्लिश ही है। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई बता पा रहे हैं तो बताइए, कोई ट्राई करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? कोई बताना चाहते हैं? बताइए, एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? अच्छा चलिए, कोई नहीं बता रहे, ठीक है।
इसका मतलब है गॉड ऑज मी नथिंग बट आई ऑज गॉड मच ये ऑल। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। इसका मतलब कोशिश कर रहे हैं, शालिनी बता रही है कि गॉड ने मुझे कुछ नहीं दिया। देखिए इसका मतलब हम बताते हैं आपको, बट मैंने बहुत कुछ दिया। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस, अच्छा ट्राई था, अच्छा अटेम्प्ट की शालिनी। इसका मतलब हम बताते हैं आपको, देखिए। इसका मतलब ये है, गॉड ऑज मी नथिंग, मतलब भगवान का, मतलब मेरा भगवान के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। ये इसका मतलब, मेरा भगवान के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, लेकिन भगवान का मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। ये इसका मतलब है ना। देखिए गॉड ओज मी नथिंग, मतलब भगवान ने उनसे कुछ नहीं लिया, ये इसका मतलब है। भगवान ने हैनीमैन से कुछ नहीं लिया, मतलब बोल रहे हैं कि हम, मैंने भगवान को कुछ नहीं दिया, बट मैंने भगवान से लिया बहुत कुछ, ये इसका मतलब है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव सेंटेंस। डॉक्टर हैनीमैन्स डिमाइस का ये इमेज आप देख रहे हैं। ठीक है। कब हुआ था उनका, बताइए, डेट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बताइए। 2 जुलाई, 2 जुलाई को, 2 जुलाई। देखिए ही डिडंट लिव इन वेन, उसकी बात, उसका भी बात करेंगे हम लोग। देखिए चेस्ट अफेक्शन। चलिए अच्छा है, 2 जुलाई 5 PM, सही। देखिए, अ चेस्ट अफेक्शन लिबरेटेड हिज स्पिरिट फ्रॉम हिज ओल्ड वेरी बॉडी। ठीक है। चेस्ट अफेक्शन के कारण उनका डेथ हुआ, ब्रोंकियल कैटर के कारण। ही डाइड इन 89th ईयर्स ऑफ लाइफ एट हिज हाउस इन Rue de Milan, Paris at 5 o'clock on Sunday morning, 2 July, after an illness of 6 weeks। ठीक है, 6 हफ्ते तक वो बीमार रहे। उसके बाद संडे की, संडे के 5 o'clock, 5 बजे मॉर्निंग में उनका डेथ हुआ, 2 जुलाई को। His remaining are presently laid in Madame Hahnemann's family vault at Montmartre। द एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब होता है टॉम, टॉम का मतलब समाधि स्थल होता है, समाधि जहाँ बनाया जाता है, और वहां पे जो लिखा रहता है, समाधि लेख जो होता है, समाधि लेख जो लिखा जाता है, वहां पे यही लिखा हुआ है, आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, आई हैव नेवर लिव्ड इन वेन, है ना। यही वहां पे लिखा है, इटैलिक्स में, ये इसका सेंटेंस है, आई हैव नेवर लिव्ड इन वेन। इसका मतलब यही। चलिए अब आप लोग ये बताइए, आप लोग ये बताइए कि हैनीमैन का जो एमडी हुआ, किस ईयर में हुआ, एमडी कंप्लीट किस ईयर में किए हुए। ठीक है, क्या ये ईयर सही है, 1779। उनका फर्स्ट राइटिंग कब आया, ये बताइए। फर्स्ट राइटिंग कब आया उनका। 1775, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए, उनका जो फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क क्या था। फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क, बताइए आप लोग। फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क, ट्रीटाइज ऑन स्पाज्मोडिक अफेक्शन, नहीं, ऐसे और न्यू प्रिंसिपल नहीं था। फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क, स्क्रोफुलस सोर पे था।
स्क्रोफुलस सोर। देखिए, जो भी लेक्चर हम लोग अपलोड करते हैं ऐप के ऊपर, वो लेक्चर तो कंप्लीट अपलोड होगा, लेकिन पीडीएफ अपलोड हम तब करते हैं जब कंप्लीट हो जाता है। तो आज कंप्लीट हो गया, इसमें हैनीमैन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स छूटा होगा, इसमें हम इंक्लूड करके हम अपलोड करेंगे पीडीएफ आज। आज क्योंकि कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क आपको हम दिखाते हैं। अ ट्रीटाइज ऑन अ ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस सोर है, स्पाज्मोडिक अफेक्शन नहीं, है ना विशाल। ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस सोर, स्पाज्मोडिक अफेक्शन उनका थीसिस का टॉपिक था। ठीक है। अब देखिए, मेटेरिया मेडिका के बारे में जो हम बात किए थे कि कुछ 10 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, तो उसका कुछ और शेड्यूल हम बनाएंगे। ऐसे में अगर मेटेरिया मेडिका इंक्लूड करेंगे एक ही क्लास में, तो जब हम अपलोड करेंगे तो पता नहीं रहेगा आपको कि ये मेटेरिया का लेक्चर है कि ऑर्गेनन का लेक्चर है ना। ये हमको लगा ऐसा, ऑर्गेनन में मेटेरिया रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा ना मेटेरिया का है कि ऑर्गेनन का है। तो मेटेरिया का कुछ और शेड्यूल बनाएंगे। हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा और टाइम लगाना पड़े, लेकिन मेटेरिया मेडिका डेली जरूर होगा। तो अगला क्लास ऑप्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उससे जरूर उसमें जुड़िए, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें जुड़ते हैं और अगले क्लास में कुछ 5-6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं। अगला क्लास मटेरियल ये ऑप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, प्लासेंटा से। ओके, चलिए यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं एंड नेक्स्ट लिंक शेयर करते हैं। प्लासेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं ऑप्स का। ओके, मटेरियल के बारे में तुरंत हम एक मैसेज सेंड करेंगे ग्रुप में।